और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक मामले में ये जो विषय है, किसी को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को बहुत अटपटा लग सकता है, आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ा हमारे लिए संघर्ष का विषय है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आजादी में तो ऐसा था जैसे आप जेल में थे और जेल से बाहर निकलना था और बाहर निकल के कोई व्यक्ति दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। पर इस समय की स्थिति वो है कि उनको मैकाले की ड्रग्स ली हुई, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो। भारतीय बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक वर्ग है जो मैकाले और मार्क्स की मैरिजुआना से ग्रसित है। तो जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको वही अच्छा लगता है और वो ड्रग छोड़ना नहीं चाहता, वो हकीकत को देखना नहीं चाहता। इसलिए यदि महान भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, तो वो स्वाभिमान के साथ सत्य का साक्षात्कार करते हुए बनने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी और एक और इसका मैं अर्थ बता दूं। आज के समय जो मैंने अपनी बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोग कहेंगे आज क्यों कॉन्टेक्स्ट ला रहे हैं साहब? डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को बोला, तब ये लोग बहुत बोलते थे। तो उसने क्या बोला? उसने कहा भारत पाकिस्तान का संघर्ष 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष कौन से थे भाई? तब तो किसी ने नहीं कहा 78 साल पहले बने हुए देश का 1000 साल का संघर्ष कैसे हो गया। अब वो 1000 साल के संघर्ष का मतलब आज 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ के मंदिर के विध्वंस के, और पाकिस्तान उसको अपना आइडियोलॉजी मानता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है, एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर रखता है, गौरी रखता है। यानी ये साफ बात है कि आज की राजनीति में, आज की राष्ट्रीय सुरक्षा में इन चीजों का उतना ही बड़ा महत्व है जितना हमारे धर्म संस्कृति के राष्ट्रीय गौरव और उस पे हुए आघात को समझने के लिए। ठीक है सुधांशु जी, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि वो कला प्रेमी था। गजनवी के बारे में बताया कि वो कला प्रेमी था, मथुरा के मंदिरों को देखकर वो कितना हतप्रभ हो गया था। और आपका कहना यह है, और जो किताब में है भी नहीं, कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसने फिर विध्वंस का ऐलान कर दिया था, उसने ये आदेश जारी कर दिया था कि इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। लेकिन किसी ने तो लिखा ना सुधांशु जी, मुझे पता है, आपको पता है और पूरे देश को पता है, फिर बार बार सोमनाथ का जिक्र कर करके जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधना, ये कब तक जारी रहेगा और ये क्यों करेंगे आप? बहुत आपने सही सवाल किया। इतिहासकारों ने क्या लिखा, मगर प्रधानमंत्री ने उसका उल्टा लिखा, और वही प्रधानमंत्री जो सत्ता का संचालन कर रहे थे। चलिए मान लिया उनसे एक गलती हो गई, ओवरलुक हो गया, वो हिस्ट्री के पढ़ने वाले नहीं थे। अब दूसरी चीज देखिए, ये वही प्रधानमंत्री नेहरू हैं जो जाम साहब ऑफ नवानगर, जो राज प्रमुख थे उस समय सौराष्ट्र के, जिस समय आधारशिला रखी जा रही मंदिर की, तो उनको लेटर लिखते हैं, और ये सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में है कि मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूं और यह हिंदू पुनरुत्थानवाद को दिखाएगा सोमनाथ मंदिर का निर्माण। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को लिखते हैं कि इसका ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार नहीं होना चाहिए। और यह सर्वविदित फैक्ट है कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने का प्रयास किया। और भी मैं बताना चाहता हूं, यह बात सिर्फ नेहरू की मानसिकता सिर्फ सोमनाथ तक नहीं है। 17 मार्च 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ललित कला अकादमी में अपना एक उद्बोधन दिया है, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में भी सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में संभवतः खंड 47 में है, और ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में। उसमें जानते हैं प्राची जी क्या बोलते हैं कि मैं दक्षिण भारत के जब मंदिरों में जाता हूं और उनके गहरे गहरे गलियारों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मैं डिप्रेस फील करता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट दब कैसे जाती है दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में जाते हुए। मगर उसी की जगह जब मैं आके ताजमहल को देखता हूं तो मैं एक ताजगी महसूस करता हूं। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ लीजिए, और परिप्रेक्ष्य समझने के बाद यदि वह व्यक्ति और उनके जो गोत्रीय साहित्यकार थे, उन्होंने जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास रचा, तो वो जानते क्या लिखा? वो रचा, उसको एक वर्ड में कहना चाहूंगा, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने लिखा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है।